everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहां पे इस जुडिशरी बाय PW के YouTube चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री वाईटी सीरीज और हम 5 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 6th लेक्चर है जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्री कंसेंट। क्या होता है फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट, क्या होता है स्वतंत्र सहमति, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर में समझने वाले हैं। क्या क्या एसेंशियलिटीज है एंड फ्री कंसेंट ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट क्या रेंडर करता है, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या हो जाता है, ये भी समझेंगे। फ्री कंसेंट का जो लेक्चर है वो काफी लंबा रह सकता है क्योंकि इसमें सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। यहां जर्नी शुरू होती है हमारी सेक्शन नंबर 13 से और जाती है सेक्शन नंबर 22 तक। अराउंड 10 सेक्शंस जो हैं आपको यहां पर पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि फ्री कंसेंट का एसेंशियलिटी हम सेक्शन नंबर 10 में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। सेशन स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको सूचित कर देना चाहूंगी। जैसे कि पहली चीज ये है कि इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जितनी भी आप स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए उसके लिए यू नीड टू डू वन थिंग एंड दैट इज कि पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर आप इस पर्टिकुलर फ्री बैच को एनरोल कर लेंगे, इस पर्टिकुलर फ्री बैच को एनरोल कर लेंगे और जिससे कि वहां पर लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ डाउनलोड किया जा सकता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज दैट दिस बैच एक्सेस इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टिल 31st December 2025. After this date, the batch expires, but the sessions shall remain on YouTube as it is. बस पीडीएफ जो है आप 31st December 2025 तक डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी और भी बैचेस आप एनरोल कर सकते हैं जिसमें से जस्टिस 3.0 का एक ऑलरेडी बैच एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी अभी रनिंग बैच है। 10th of February 2025 को स्टार्ट हो चुका था जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रही हूं और फिजिक्स वाला के विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में फिजिक्स वाला जुडिशरी कैटेगरी पर आपको एक अच्छा खासा ऑफर दे रहा है जिसमें जस्टिस 3.0 के बैच पर 64% तक का डिस्काउंट मिलेगा आपको। आप जाकर पीडब्ल्यू ऐप पर इस पूरे के पूरे बैच को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या क्या इसमें आपका स्केड्यूल रहने वाला है, सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, क्या सारा और जितनी भी चीजें इसमें आपको मिलेगी स्पेसिफिकली आपके स्टेट जुडिशरी के रिगार्डिंग, वो आपके लिए सही है या क्या है, वो चीजें आप जाकर बैच में देख सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करेंगे आज का सेशन एंड फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट से पहले वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो जान सेक्शन है, जिसको हम जान सेक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज दैट सेक्शन नंबर 10 गिव्स लाइफ टू ऑल द सेक्शंस, बिकॉज दैट सेक्शन नंबर 10 गिव्स लाइफ और बर्थ टू द कॉन्ट्रैक्ट। और वो कहता है एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा व्हेन देयर इज अ लीगल एनफोर्सेबिलिटी। सेक्शन नंबर 10 कहता है एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए आपको लीगल एनफोर्सेबिलिटी चाहिए, आपको लीगल एनफोर्सेबिलिटी चाहिए। और ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है जिसका जिक्र हम अभी फटाफट से वापस से कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है दैट देयर शुड बी केपेबल पार्टीज। सेकंड क्या कहता है, देयर शुड बी फ्री कंसेंट। फिर थर्ड क्या कहता है, लॉफुल कंसिडरेशन। फोर्थ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड फिफ्थ क्या कहता है, नॉट एक्सप्रेसली। प्लीज नोट डाउन द वर्ड, एग्जाम में अगर सिर्फ आप ये लिख के आए नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड तो नंबर कटेंगे। हमने क्या लिखना है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं कर रखा है तो वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनने की हिम्मत रखते हैं। आज जो हमें क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है दिस पॉइंट, फ्री कंसेंट। अब अगर सेक्शन नंबर 13 देखोगे तो 13 क्लियरली ये बोलता है कि पहले तो बोलता है कंसेंट क्या होता है, मींस अ पार्टीज आर सेट टू एग्री इनटू अ कंसेंट when they agree on same thing in same sense। and यहीं पर 14 बताता है फ्री कंसेंट वही है मैम जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड नहीं है, जो कि कोर्जन से इफेक्टेड नहीं है, जो कि फ्रॉड से इफेक्टेड नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक की वजह से इफेक्टेड नहीं है। दे ऑल आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज फ्री। और इन सब का इफेक्ट आपको देखने को कहां मिलता है, सेक्शन 19 एंड 19A में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आइए जरा शुरू करते हैं आज की जर्नी। सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18 ये बाद में डिस्कस करेंगे हम, पहले चलेंगे सेक्शन नंबर 13 पे। केस लॉ यहां पे दे रखा है, आप केस लॉ आराम से पढ़ सकते हैं। कहता है टू और मोर पर्संस आर सेट टू कंसेंट। एंड आपको पता होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में एसेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट में 2 चीजें पढ़ी थी
और वही एसेंशियल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी चाहिए, जिसमें से एक था प्लूरलिटी ऑफ द पार्टीज, दूसरा था कंसेंसस एड इडम। कंसेंट की भी सेम ही रिक्वायरमेंट है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए और कंसेंसस एड इडम होना चाहिए, मतलब दे शुड एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। एक ही चीज पर एक ही कॉन्टेक्स्ट में अगर वो एग्री कर जाए, मींस देयर इज एन एब्सेंस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, वी कॉल द पार्टी टू एंटर इनटू अ फ्री कंसेंट, सॉरी जस्ट कंसेंट। फ्री क्या है वो 14 पे डिस्कस करेंगे। अब हमने जब प्लूरलिटी ऑफ द पार्टीज बोला, उसका मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा पक्षकार होना चाहिए, एक से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए। तो उन्होंने खुद मेंशन कर दिया ना बेटा सेक्शन नंबर 13 में, 2 और मोर पर्संस एग्री। हम खुद के साथ हो सकता है कि अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर जाए, बट नॉट नेसेसरी। ये कतई भी अलाउड नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के लिए या एग्रीमेंट के टर्म्स के लिए खुद से एग्री करें, नहीं, उसके लिए एक और पर्सन चाहिए हमको। ओके, 2 और मोर पर्संस, तभी हम एग्री कहने को कहेंगे कि दे आर एग्रीइंग ऑन सेम थिंग सेम सेंस। ओके, अब फ्री कंसेंट की तरफ चलेंगे। तो सेक्शन नंबर 14 ये कहता है कि फ्री कंसेंट, एक कंसेंट फ्री तब है, वही कंसेंट जो कि सेक्शन नंबर 13 में मौजूद है। सेक्शन नंबर 13 वाली कंसेंट फ्री कंसेंट तब होगी व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कैसे कॉज नहीं हो रही है? इन 5 चीजों से। और खूबसूरती इस सेक्शन की ये है कि इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया है, फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर, प्रपीड़न वगैरह, इन सब के साथ इनका सेक्शन नंबर यही दे दिया है। कहता है a consent is said to be caused free when it is not caused by, means I can say that इन चीजों का यहां पर क्या होना चाहिए? इन चीजों का यहां पर एब्सेंस होना चाहिए। ऑल दीज 5, पांचों में से कोई एक भी यहां पर हो गया तो वो कंसेंट फ्री नहीं है। क्या कहता है? कोर्जन, जिसको हम कहते हैं प्रपीड़न, कोर्जन नहीं होना चाहिए सेक्शन नंबर 15 में जिस तरीके से डिफाइंड है। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो कि सेक्शन नंबर 16 में डिफाइंड है। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए जो कि सेक्शन नंबर 17 में डिफाइंड है। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए जो सेक्शन नंबर 18 में डिफाइंड है। एंड मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो चाहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो या मिस्टेक ऑफ लॉ हो, जो सेक्शन 2022 में प्रोवाइडेड है। 2021 एंड 2 में प्रोवाइडेड है, 22 में प्रोवाइडेड। तो 19 और 19A कहां गया बेटा? 19 एंड 19A इनका इफेक्ट बताता है, इन 4 का इफेक्ट बताता है। तो अब मिस्टेक का इफेक्ट कौन बताएगा? मिस्टेक का इफेक्ट इनके खुद के सेक्शंस में ही पड़ा हुआ है, इनके खुद के सेक्शंस में मौजूद है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या जो है पर्टिकुलर इफेक्ट रहने वाला है। कहता है अ कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। हम बोलेंगे कि एक कंसेंट जो चीज है वो कंसेंट को अमाउंट हुई है अगर यहां पर ये 5 चीजें मौजूद नहीं है तो। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 15 जो बोलता है कोर्जन। यहां से पढ़ सकते हैं। कोर्जन में 2 ही पॉइंट्स हैं। कोर्जन में मेजरली ये 2 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे आपको। फर्स्ट कहता है कि आप कोई ऐसा एक्ट करें जो आईपीसी में दे रखा है, मतलब आप ऐसा ऑफेंस करें जो कि आईपीसी में फॉरबिडन है, जो कि आईपीसी में ऑफेंस को अमाउंट करता है। या दूसरा, जब आप आईपीसी में दिए गए ऑफेंस का थ्रेट भी करें, either you are committing, first point में either you are committing the offense that is given under IPC Indian Penal Code, that is भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, or you are threatening to commit the offense that is given under BNS or IPC। एंड सेकंड बोलता है जब आप किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लो ताकि उस पर्सन को इंजरी कॉज की जाए, और ये चीजें कर क्यों रहे हो? ताकि वी कैन कॉज दैट पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसको मजबूर किया जा सके कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कीजिए, वो कोर्जन अमाउंट करता है। और देखो जरा यही चीज लिख रखी है हमारे सेक्शन नंबर 15 में। इट स्टेट्स दैट कोर्जन इज द कमिटिंग or threatening to commit an act which is forbidden by IPC। act which is forbidden by IPC का मतलब क्या है? that the person is committing an offense, किसी को hurt cause करके, grievous hurt cause करके, murder cause करके, culpable homicide cause करके, kidnapping cause करके, wrongful restraint, wrongful confinement, theft, robbery, dacoity, extortion, misappropriation, criminal breach of trust, forgery, इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट कर दे हम, या उसका थ्रेटनिंग भी कमिट कर दे, वो कोर्जन को अमाउंट करता है। नेक्स्ट क्या बोला? द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। उस पर्सन की अगर हम प्रॉपर्टी डिटेन कर लें या फिर थ्रेटन करें कि मैम आपकी स्कूटी, आपका लैपटॉप, आपका फोन जो है हम अपने पास रख लेंगे, क्यों? टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर विद द इंटेंट ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट,
ताकि हम पर्सन को प्रेजुडाइज कर सके, उसको इफेक्ट कर सके, नेगेटिवली इफेक्ट कर सके। किस चीज के लिए? ताकि उस पर्सन से हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सके। यहां पर इंटेंशन मैटर करता है, प्लीज नोट डाउन। कोर्जन में खुद बोल रखा है कि हम दोनों में से कोई एक चीज कर ही इसलिए रहे हैं बिकॉज वी होल्ड एन इंटेंशन ऑफ कोर्सिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो अपनी मर्जी से एंटर नहीं करना चाहता है, जोर जबरदस्ती से हम उसे एंटर करवा रहे हैं। फिर आता है हमारे सामने अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं असम्यक असर। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। कहता है, आप लोगों ने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब वगैरह पे, है ना, खूब सारे दिख ही जाएंगे आपको। अब होता क्या है कि हम इन इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस होने के पीछे रीजन सबसे बड़ा पता है क्या है? कई बार आपको लगता होगा कि इतनी एडिक्शन क्यों है। एक ही चीज है एडिक्शन के पीछे, वो आपको कंटेंट रिलेटेबल लगता है। कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को खुद पता है कि जनता कौन से चीज से हमें रिलेट करेगी। बच्चा कैसी चीज से रिलेट करेगा, लड़कियां कौन सी चीज से रिलेट करेगी, लड़के कौन सी चीज से रिलेट करेंगे, यंगस्टर्स कैसी चीज से रिलेट करेंगे, बुजुर्ग कैसी चीज से रिलेट करेंगे, मैरिड कपल्स कैसी चीज से रिलेट करेंगे। तो उनको पता है एंड अकॉर्डिंगली जब रिलेटेबल कंटेंट आता है आप उनसे प्रभावित होते हो, आपको उनका एडिक्शन लग जाता है। सो उनको वो लूप होल मिल गया। वैसे कि वैसे सेक्शन नंबर 16, मैंने इसका जिक्र क्यों किया? क्योंकि सेक्शन नंबर 16 में भी वो लूप होल है। और वो लूप होल क्या है? डोमिनेंट पोजीशन। हम कहेंगे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है व्हेन ही इज इन डोमिनेंट पोजीशन, प्लस वो डोमिनेंट पोजीशन पर डोमिनेंस करके कोई एडवांटेज भी गेन कर रहा है। दोनों चीजें होनी जरूरी है, डोमिनेंट पोजीशन प्लस अनड्यू एडवांटेज ले उस पोजीशन का फायदा उठा के हम बोलेंगे कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। तो मैम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पे है या नहीं है? तीन ही फैक्टर है। तीन फैक्टर अगर उसमें आ जाते, तीनों में से कोई भी फैक्टर हो गया, हम बोलेंगे ए हेलो दिस पर्सन इज इन डोमिनेंट पोजीशन। ये हमारी विल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये एक असर फैला रहा है, और वो भी कैसा? असम्यक असर, अनड्यू। कहता है if he holds real and apparent authority, who holds the real and apparent authority? The person who is in dominant position. real and apparent authority, बेटा घर पे real and apparent authority किसकी है? घर पे real and apparent authority पेरेंट्स की है, obviously, so very obvious, है ना। घर से बाहर निकल के बताओ रात को 10 बजे के बाद, yes, पेरेंट्स की रियल अथॉरिटी है। apparent, it looks like, it feels like, ऐसा दिखाया जाए कि वो हमारे ऊपर ऐसी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि ट्यूशंस हो गए, जैसे कि आपका कोचिंग संस्थान हो गया, स्कूल हो गया है। तो अपरेंट अथॉरिटी ना ऑन द फेस ऑफ इट पता चल रहा है कि जब तक आप स्कूल में हो तब तक तो टीचर्स की अथॉरिटी रहेगी ना। यस, नेक्स्ट बोलता है इफ ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, व्हाट इज मेंट बाय फिड्यूशरी? व्हिच आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। जहां विश्वास की बात हो, जहां रिश्ता दो लोगों के बीच विश्वास की वजह से उत्पन्न हुआ हो, ग्रो हुआ हो। एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट, लॉयर क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट। अब अगर डॉक्टर आपको बोले कि नो बेटा यहाँ पर तो जो है आपको किडनी में स्टोन हो गया है, ऑपरेट करना पड़ेगा, आपने बोला ठीक है कर दो, बेटा डॉक्टर्स ने किडनी निकाल ली ये कोई ऐसा स्टोन वगैरह हुआ ही नहीं था, उनको तो किडनी निकालना था, उनको तो किडनी निकालना था। तो यू ट्रस्टेड बिकॉज नोबल प्रोफेशन है, आपको लगा कि आपके हित के लिए बोल रहे हैं, अच्छा ही बोल रहे होंगे, खराब तो क्यों बोलेंगे। यस, एंड थर्ड इट सेज इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन who is in dominant position, he makes a contract with ऐसा person whose mental capacity is affected by age, illness and distress। कई बार किसी पर्सन की बॉडी की इफेक्ट के वजह से वो पर्सन आपके ऊपर डोमिनेंस कर पा रहा है। डोमिनेंट पर्सन एक ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जिसकी मेंटल कैपेसिटी इसलिए सस्पेंडेड थी क्योंकि या तो वो बीमार था या उम्र आ गई थी। भाई 80-90 साल का व्यक्ति, उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट का कोई पर्टिकुलर चीजें समझ आएगी अगर उसकी मेंटल कैपेसिटी इफेक्टेड है उस एज की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, या डिस्ट्रेस है, टेंशन वगैरह है, ऐसे कुछ बॉडीली या मेंटल कोई डिस्ट्रेस है, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एगनी, एंजाइटी, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ओके, आइए जरा सेक्शन नंबर 16 पढ़े हम। ये सेक्शन नंबर 15 का आप केसेस जरूर पढ़ेंगे, है ना। लैंडमार्क केस कौन सा है? चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शेषमा। ओके, बराबर है। इसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला एंड सन को बोला कि सुनो जो भी प्रॉपर्टी है ना वो मेरे नाम पर रिलीज कर दो, अदरवाइज उनके भाई के फेवर में रिलीज कर दो, अदरवाइज सुसाइड कर लूंगा। एंड सुसाइड आईपीसी में एक फॉरबिडन एक्ट था, तो दिस इज एन एक्ट ऑफ कोर्शन। ठीक है, आइए जरा हम पढ़ रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, कहता है अ पर्सन इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस
when the relation subsisting between the parties are such that one of the party is in position to dominate the will, वो दूसरे पर्सन की, अदर पर्सन की विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है, एज वेल एज एंड है, दैट मींस दोनों सिचुएशन साथ में होनी चाहिए, एंड वो डोमिनेट पोजीशन को यूज करे, uses that position to obtain an unfair advantage over the others. दो चीजें होनी जरूरी है, as I've already said, यहां पर दो चीजों का होना जरूरी है, एक है डोमिनेंट पोजीशन में होना और दूसरा इस डोमिनेंट पोजीशन से आप अनफेयर एडवांटेज गेन कर रहे हो, मतलब आपको फायदा भी होना चाहिए। अगर आपको फायदा हो रहा है उस पोजीशन को यूज करके तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। बट हम कब कहेंगे दैट कोई पर्टिकुलर पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में है, जब यहां पर तीन चीजें हो, ए बी सी। कौन कौन सा ए बी सी? सबसेक्शन 2 का ए बी एज वेल एज, ओके ओके, इसी में जस्ट बी और ये सी है। In a particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, ये जो कुछ भी दे रखा है उसको without prejudice करते हुए a person is deemed to be in position to dominate the will of others. हम कहेंगे एक पर्टिकुलर पर्सन ने दूसरे की विल को डोमिनेट किया है। कब? फर्स्ट, where he holds real and apparent authority over the other, जब वो दूसरे पर्सन के ऊपर रियल एंड apparent authority होल्ड करे। रियल मतलब वास्तविक है, apparent मतलब at the face of it लग रहा है। सेकेंड, where he stands in fiduciary relationship with the others, he का मतलब क्या? the person who is exercising the dominant position, who is in dominant position or who is actually influencing your will, wish, desire. थर्ड बोलता है if he makes a contract with a person whose mental capacity, person in dominant position is making a contract with a person जिसकी mental capacity temporarily या permanently affected है, किसकी वजह से? एज की वजह से, illness की वजह से या mental और bodily distress की वजह से। That is section number 16. Okay? And third subsection बहुत ही प्यारी चीज कहता है, burden of proof. मार्क करो, 50 स्टार लगाओगे क्योंकि इस burden of proof से कई बार sections आपके प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि जब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का सवाल उठेगा कि वहां अनड्यू इन्फ्लुएंस था कि नहीं था, तो burden of proof to prove that देयर वॉज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये किसके ऊपर जाएगा? ये उस पर्सन के ऊपर जाएगा जो कि डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर रहा था। ये वो अनदर पार्टी दैट इज एग्रीव्ड पर्सन ये प्रूव करेगा दैट सॉरी सर, आई वॉज नॉट इन डोमिनेंट पोजीशन, आई हैव नॉट कमिटेड एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये विक्टिम प्रूफ नहीं करेगा कि सामने वाला पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पे था, इसने मेरा फायदा उठाया है, बट द ओनस, और मैं कहूं द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्टिकुलर एग्रीव्ड पार्टी, नॉट एग्रीव्ड पार्टी, सो सॉरी, डोमिनेंट पोजीशन, विक्टिम भी तो एग्रीव में हो गया, सो सॉरी, इट इज योर ऑफेंडर कह सकते हैं या हम डिफेंडेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसमें इसको ना रॉन्ग डूअर मान लो, ठीक है, रॉन्ग डूअर जो उस पोजीशन में था ना, वो पर्टिकुलर पर्सन डिसाइड नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ बताएगा, दैट इज सेक्शन नंबर 16 का सबसेक्शन 3 ये डिसाइड करके बता देता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूफ दैट देयर वाज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, आई वाज नॉट एक्सरसाइजिंग डोमिनेंट पोजीशन लाइज ऑन द पर्सन हु वाज होल्डिंग द डोमिनेंट पोजीशन। रॉन्ग डूअर प्रूफ करेगा, ओके, कौन प्रूफ करेगा? रॉन्ग डूअर प्रूफ करेगा। आइए जरा पढ़े सबसेक्शन 3। इट सेज व्हेन अ पर्सन हु इज इन डोमिनेंट पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम एंड ट्रांजैक्शन अपीयर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट देखकर ही लगता है, ऑन द फेस ऑफ इट, दैट मींस प्राइमा फेसा उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर लगता है, और ऑन द एविडेंस एड्यूस्ड, या तो प्राइमा फेसा उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर लगे, या जो एविडेंसेस है हमारे सामने जब पेश किए जाएं तब हमें ये लगे दैट द बर्डन ऑफ प्रूविंग that the contract was not induced by undue influence, कि कॉन्ट्रैक्ट में undue influence नहीं था, shall lie upon the person in a position to dominate the will of others, उस पर्सन के ऊपर लाई करेगा जो कि उस पोजीशन में था, जो कि हमारी विल को डोमिनेट कर रहा था। And this section does not affect section number 111 of Indian Evidence Act. Okay? चलें आगे, कुछ illustrations डिस्कस करेंगे, okay? कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कहता है ए हैविंग एडवांस्ड मनी, ए ने कुछ मनी एडवांस किया है, और किसको किया है? उसके बेटे को किया है, हिज सन, दैट मींस देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, बिल्कुल। ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी
अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। पेरेंटल इन्फ्लुएंस क्या, हम बोलेंगे रियल अथॉरिटी भी है बच्चे के ऊपर। जब बच्चा माइनर था तो उसके साथ एक पैसा उसको एडवांस किया और कहता है कि जब तुम मेजर हो जाओगे तो तुम एक बॉन्ड भरो, एक बॉन्ड भरवाया उससे, ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस। जितना एडवांस किया था उससे बहुत ज्यादा का अमाउंट का बॉन्ड भरवा दिया, जहां पे बी इज नाउ प्रॉमिसिंग टू पे हिज फादर द अमाउंट ग्रेटर देन विच वाज एक्चुअली गिवन बाय फादर टू सन। तो ए ने क्या किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। बी कहता है अ मैन enfeebled by disease or age, he was suffering from some disease or because of age his mental capacity was suspended, is induced by B's influence। उसको इंड्यूस किया जाता है, और इंड्यूस किसके थ्रू किया जाता है, बी के थ्रू किया जाता है। बी इज डूइंग व्हाट, बी इज डूइंग एनी, और बी इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग हिम ओवर हिम एज हिज मेडिकल अटेंडेंट। बी कौन है, उसका मेडिकल अटेंडेंट है, उसकी सेवा वगैरह कर रहा है। टू एग्री टू पे बी अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। बी जो कि मेडिकल अटेंडेंट है, वो ए से ये प्रॉमिस करवा लेता है उसको इन्फ्लुएंस करके कि मैं आपको इतनी सेवा भाव से, इतनी सेवा भाव की दृष्टि से आपको मानता हूं, इतनी इज्जत करता हूं, कहां जाओगे इतना पैसा वैसा लेकर, मैं आपकी जो सेवा कर रहा हूं उसके एवज में कुछ बढ़िया हो जाए, 2 4 5 10 करोड़ रुपए। ए एम्प्लॉइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। यस। सी, ए बीइंग इन डेब्ट टू बी, ए बीइंग इन डेब्ट टू बी, दैट मीन्स बी ए से अमाउंट रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड है। और बी कौन है, द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज। बी उस गांव का मनी लेंडर है और बी अभी पैसे मांग रहा है ए से। कॉन्ट्रैक्ट्स अ फ्रेश लोन ऑन टर्म्स विच अपीयर्स टू बी अनकॉन्शनेबल। ऐसा अमाउंट जो कोई सोच भी नहीं सकता है, फ्रेश लोन के लिए ए से वापस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इट लाइज ऑन बी टू प्रूव that the contract was not induced by undue influence। burden of proof as per subsection 3 किस पर लाई करेगा, बी पर लाई करेगा, क्योंकि बी की undue influence थी। बी यहां पे प्रूफ करेगा कि सॉरी सर, मैंने कोई undue influence यहां कमिट नहीं किया है। illustration D, A applies to a banker for a loan at the time when there is a stringency in the money market। ए बी को ये रिक्वेस्ट रेज करता है कि सुनो भाई, मनी जो है, पैसा जो है मार्केट से अब गायब हो चुका है, एक काम करो, थोड़ा कुछ पैसा वैसा का इंतजाम करवाओ। बी से कुछ अमाउंट जो है उधार लेना चाहता है। बैंकर है, बैंक ये कह के डिक्लाइन करता है वो बैंकर कि पैसा अभी है नहीं, मिल तो जाएगा लेकिन बहुत यूजुअली हाई रेट्स पर मिलेगा। अब आप रिलेशन देखो ना, ए चाहे तो उसको डिनाई कर सकता है ना, वो उसकी मर्जी है, मार्केट की बात है बेटा। आप मार्केट में जाके नहीं बोल सकते मैं इन्फ्लुएंस हो गया। आपके चाचा जी की दुकान थोड़ी ना थी जो आप इन्फ्लुएंस हो गए हो। अब चाचा जी की दुकान थी, मामा जी की दुकान थी, तो वहां पर तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आ जाएगा ना। यस और नो? तो क्या कहता है, एट द टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट द यूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलता है वैसे ही मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा दे तो दूंगा लेकिन ब्याज बहुत हाई रेट का लगेगा। ए ने लोन एक्सेप्ट कर दिया है ऑन दीज टर्म्स। दिस ट्रांजैक्शन इज एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट influenced by undue influence. The contract is not caused or not entered into by undue influence. Okay, fraud के provisions पर चलेंगे। चलिए जी, फ्रॉड जिसको हम कपट भी कहते हैं, सेक्शन नंबर 17। फ्रॉड में ये पांचों में से कोई भी एक चीज हो गई वो फ्रॉड होगा। फ्रॉड में सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, प्लीज एवरीबॉडी फोकस, जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। ही नोज कि वो झूठ बोल रहा है, उसको पता है कि वो सच छुपा रहा है, उसको पता है कि सच क्या है, लेकिन उसके बावजूद जब वो झूठ बोले दैट इज फ्रॉड। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन में जब पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको पता ही नहीं है कि वो झूठ है, वो ये बिलीव करता है कि ये सच है। बट फ्रॉड में स्टेटमेंट बोलने वाले पर्सन को पता है कि वो झूठा है। He does not believe it to be true। वो इस चीज में भरोसा ही नहीं रखता है कि ये सच है, मतलब वो इस चीज में भरोसा रखता है कि ये झूठी चीज है, ये फॉल्स है। दैट इज योर सेक्शन नंबर 17। 5 तरीके से हो रहा है। पहले बोल रहा है सजेशन ऑफ विच इज नॉट ट्रू, वो ऐसा सजेशन दे, ऐसा स्टेटमेंट दे जो कि अपने आप में सच नहीं है, और उसके साथ साथ ये भी है, he does not believe it to be true, that means he believe it to be false। एंड सेकंड बोलता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। उसने फैक्ट्स को इस तरीके से आपके सामने रखा है
कि अपनी साइड से भी उसने सारे प्रिकॉशंस लिए कि सच आपके सामने ना आ सके। कंसील करना मतलब छुपाई है कुछ चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर आती हूँ कोई पर्टिकुलर घर परचेज करने के लिए, और उस वक्त मैं पूछती हूँ बेटा सीलिंग वगैरह सब ठीक है ना, पानी वगैरह तो नहीं आता ना? मतलब क्या बात करते हो मैम, राजस्थान है, राजस्थान में कोई बारिश होती है क्या, पानी आता है क्या? होती है, राजस्थान में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, इस साल अच्छी हुई थी, ठीक है। तो बेटा छत जो है ऑलरेडी उससे लीकेज हो रहा था, तो आपने उस पर्टिकुलर चीज को कंसील करने के लिए फॉल्स सीलिंग लगवा दी, और जब मैं आई आपने बोला सब बढ़िया बढ़िया तो है। आपने फैक्ट्स को कंसील किया, चीजों को मेरे सामने उजागर ही नहीं होने दिया, दिस इज फ्रॉड। थर्ड, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। जिस दिन प्रॉमिस किया डे वन से आप उसे कभी प्रॉमिस करने का इंटेंशन ही नहीं होल्ड रखते हो। यू सेड मैम दैट आई एम गोइंग टू सेल दिस लैपटॉप टू यू, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप 1 लाख रुपए ना ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। मैंने बोला ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफर करते मैम अगले 2 घंटे में लैपटॉप आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगा। आई सेड ओके। जब से ये प्रॉमिस किया आप कभी उसको परफॉर्म ही नहीं करना चाहते थे, सिर्फ पैसा लेकर निकलना चाहते थे। मैंने पैसे दे दिए, द पार्टी हु प्रॉमिस टू गिव मी लैपटॉप गायब। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रॉड। क्योंकि जो पार्टी ऐसा प्रॉमिस कर रही है उसका इंटेंशन भी डे वन से यही, उसको पता है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, दिस इज फ्रॉड। अब वो परफॉर्म करना चाहता था लेकिन सब्सिक्वेंटली ऐसा हो गया कि परफॉर्म अब कर नहीं पा रहा है, चाहता तो है बट सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो चुकी है, सब्सिक्वेंटली इंटरवीनिंग सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि उसके हाथ में नहीं है परफॉर्म करना, इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है, नॉट एनफोर्सेबल, दैट इज इट इज नॉट, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। अब कोर्ट में जाके आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, और कोई भी एक्ट जिससे कि पार्टी के साथ धोखाधड़ी हो जाए, या कोई भी एक्ट या ओमिशन विच लॉ डिक्लेयर्स इट टू बी फ्रॉडलेंट। कोई एनी अदर लॉ है जिसने एक्सप्रेसली कोई पर्टिकुलर सेक्शन में ये मेंशन किया कि दिस एक्ट अमाउंट्स टू फ्रॉड, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा। अब अगला सवाल ये उठता है, मैम मान लो आप शॉप पर आए, आप एक स्ट्रेटनर तो समझते होगे, लड़कियां बाल जो से स्ट्रेट करती हैं, सीधे करती हैं, कर्ल करती हैं, ठीक है, तो वो लेने आ गए हम आपकी शॉप पर। अब उस पर्टिकुलर स्ट्रेटनर में शॉक लगता था, इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगता था। मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि उसमें शॉक लगता है नहीं लगता है, आपको पता था बट आपने नहीं बताया। जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक बन गई वहां अगर आप चुप रह गए वो फ्रॉड हो जाएगा। जब आपको पता था कि इससे मेरा नुकसान हो सकता है और ये ऐसी चीज है जो बताई जानी चाहिए थी, नहीं बताई, या मेरे पूछने पर भी नहीं बताई, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। जहां आपके बोलने की जिम्मेदारी नहीं है, कम ऑन मैम, बायर बी अवेयर, आपको खुद देखना चाहिए था, सब्जी कैसी है, फल फ्रूट कैसा है, खुद देख के लेके जाना चाहिए था, मैं काय को बताऊं, वहां फ्रॉड नहीं होगा। अगर आपको पता भी ये चीज खराब है बट बायर बी अवेयर की जिम्मेदारी है, तो बायर खुद देख लेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो साइलेंस फ्रॉड को कभी भी अमाउंट नहीं करता है। जनरल रूल, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अनलेस देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। अगर आपके बोलने की जिम्मेदारी बनती थी वहां पर, तो फिर वहां पर फ्रॉड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए जरा पढ़ें हम सेक्शन नंबर 17। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये टर्म देख रहे हो, मीन्स एंड इंक्लूड्स। अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ा हो आपने तो उसमें ये अक्सर पढ़ाया जाता है। रिमेंबर हमारे कॉलेज में भी बताया गया था और फिर बाद में भी पढ़ा इस चीज को। जहां डेफिनेशन कोई भी है और वहां वर्ड मीन्स दे रखा है, दैट मीन्स वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, अब उसके बाहर कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया जा सकता। बट अगर वहां पे वर्ड लिखा है इंक्लूड्स, फ्रॉड इंक्लूड्स, दैट मीन्स वो अपने आप में क्या क्या चीजें समायोजित कर रहा है। That means there are more certain things which can be added into that definition. तो कोई भी definition के साथ word include लग जाए, the definition is not exhaustive. और means and includes दोनों लग गया ना, प्लस माइनस दोनों लग गया तो माइनस जाएगा ये, तो ये भी नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हुई। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन का छोटा सा नियम है। खैर आते सेक्शन नंबर 17 पे। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कनाइवेंस, या तो पार्टी खुद उस पर्टिकुलर पांचों में से कोई एक चीज करे, या उसका एजेंट करे, या कनाइवेंस हो। कनाइवेंस मतलब हेल्पिंग इन नेचर, जानते हुए भी आपने होने दिया। विद एन इंटेंट, प्लीज नोट डाउन, हमने कोर्जन में भी इंटेंशन पढ़ा था, हमने फ्रॉड में भी इंटेंशन पढ़ा है। With an intent to deceive another party of his agent or to induce him to enter into a contract, या उसको इंड्यूस किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। देखो जरा किस प्रकार से हो रहा है। द सजेशन
द सजेशन एज ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। जो सच नहीं है वो ऐसा फैक्ट बता रहा है जो सच नहीं है और जिसके बारे में वो जानता है कि ये सच नहीं है। देखो आगे क्या लिखा है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, दैट मीन्स ही बिलीव्स, इसका उल्टा कर दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ही बिलीव्स इट टू बी फॉल्स। उसको पता है ये स्टेटमेंट झूठा है, उसके बावजूद उस फैक्ट को सच की तरह रखता है। सेकेंड, active concealment of the fact by one having the knowledge or belief of the fact। एक्टिवली उस फैक्ट को कंसील किया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा जो कि उसके सही फैक्ट्स का नॉलेज रखता है। थर्ड, प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है। ए, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और कोई भी अन्य एक्ट जिससे कि धोखा हो सकता है, या फिर कोई भी एनी एक्ट जिसको कि कोई लॉ ये स्पेसिफाई करके अपने आप के प्रोविजन में बता दे कि ये फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, वो फ्रॉड की कैटेगरी में जाने वाला है। एक्सप्लेनेशन, दो चीजें कहता है, mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud। साइलेंस रहना फ्रॉड अमाउंट नहीं करेगा अनलेस दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, अनलेस केस के सर्कमस्टांसेस आर सच दैट हैविंग रिगार्ड टू देम इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंट टू स्पीक, जो चुप रह रहा है उसकी ड्यूटी है बोलने की, या फिर सेकेंड, साइलेंस इन इटसेल्फ अमाउंट्स टू स्पीच। अगर साइलेंस खुद ही स्पीच के बराबर है तो हम बोलेंगे कि आपका चुप रहना वहां फ्रॉड को अमाउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा बेटा ये फोन बढ़िया चल रहा है, जबकि ये फोन अच्छा चल नहीं रहा था, फोन खराब था। तो मैंने बोला अगर आप मुझे इस फोन के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं तो मैं मान लूंगी कि ये फोन एकदम बढ़िया है, जबकि फोन में काफी सारी खराबी थी। मैंने ये बोला अगर आप मुझे कुछ भी नहीं बोलते हैं तो मैं ये मान लूंगी कि सब कुछ ठीक है। कई बार बोलते ना चुप्पी में हाँ होता है ना, चुप रहना भी हाँ को अमाउंट करता है। आपसे कोई चीज पूछा, मैंने बोला तुम लोग क्लास में चीटिंग की, आप लोग चुप थे, ऐसे खड़े थे, कुछ बोला ही नहीं, तो चुप क्यों हो? क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, यस और नो। तो यहां पर भी यही बोला गया दैट अगर मैं आपसे पूछ लूं फोन में सब कुछ ठीक है क्या और ठीक नहीं है, और अगर नहीं है आप कुछ नहीं बताते हो तो मैं मान लूंगी कि फोन में सब कुछ ठीक है। नहीं बताया, नहीं बोला, वो आपकी हाँ के इक्विवेलेंट है। ओके, सो जरा देखो इसका चार्ट कैसे बन सकता है। mere silence does not amount to fraud, ये फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन हैं। अनलेस ब्रैकेट में एक्सेप्शन लिख दो, अनलेस मतलब जब तक की, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सी दो सिचुएशन है? अनलेस ड्यूटी टू स्पीक था, ठीक है, एंड सेकेंड स्पीच इज इक्वल्स टू साइलेंस इज इक्वल्स टू स्पीच। साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप दोनों ही, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ड्यूटी टू स्पीक पढ़ लेते हैं और वो साइलेंस इक्वल टू स्पीच पढ़ के नहीं जाते हैं, तो दोनों पॉइंट ध्यान रखने। ओके, चलिए एक बार इलस्ट्रेशंस पढ़ लेते हैं इसके। कहता है ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अ अनसाउंड माइंड। ए बी को इसके बारे में कुछ बताता नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए की ड्यूटी नहीं है। लेकिन सेम इलस्ट्रेशन जब बी में जाता है ना, तो बी इलस्ट्रेशन कहता है कि वहां पर बी जो है वो ए की डॉटर है और ए वहां पर कुछ बताता ही नहीं है। B is A's daughter and has just come of age. Here, the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is of unsound mind. यहाँ B की जिम्मेदारी बन जाती है ड्यूटी टू स्पीक। अब अगर B नहीं बताता है अपनी ही बेटी को कि जो हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड है, ये फ्रॉड को अमाउंट करेगा। ओके, देखो जरा C इलस्ट्रेशन क्या बोलता है।
बी सेज टू ई, बी ए को बोलता है इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। अगर तुम कुछ नहीं बोलते हो तो मैं मान लूंगा कि हॉर्स सही है, तो मैं मान लूंगा कि तुम बोल रहे हो हाँ हॉर्स सही है। और उसने कुछ नहीं बोला। हेयर मियर साइलेंस स्पीच के इक्विवेलेंट हो चुका है। अब अगर हॉर्स सही नहीं था, अनसाउंड माइंड का था, और ए कुछ भी नहीं बोला बी के पूछने के बाद भी, तो हम बोलेंगे फ्रॉड हो गया है। ए सेज नथिंग, हियर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू द स्पीच। इलस्ट्रेशन डी मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। आइए जरा मिस रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन कहता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मिस रिप्रेजेंटेशन में द रॉन्ग डूअर बिलीव्स कि वो जो कुछ बोल रहा है वो सही है। वो इस चीज में भरोसा रखता है कि जो भी स्टेटमेंट उसने दिया है वो गलत नहीं है, वो सही है। जानबूझ के कुछ भी नहीं करता है। बट समवेयर व्हाट आई थिंक इज कि मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर वो थोड़ा सा अवेयर रहता, नेग्लिजेंस कमिट नहीं करता, थोड़ा सा वापस से जांच पड़ताल कर लेता, तो शायद उसे चीजें पता चल जाती। यहां पे पॉइंट ऑफ नेग्लिजेंस इज देयर। कहता है पॉजिटिव असर्शन विच इज नॉट ट्रू, ऐसा पॉजिटिव असर्शन दिया जा रहा है जो ट्रू नहीं है, एंड द पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जो पर्सन ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है वो इस चीज में विश्वास रखता है कि ये सही है, जबकि फ्रॉड में क्या था, ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, दैट मींस ही वाज बिलीविंग इट टू बी फॉल्स। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है, उसको पता ही नहीं कि सच क्या है, एंड मेकिंग इट बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जो स्टेटमेंट दे रहा है ना, जो सच्चा स्टेटमेंट नहीं है, झूठा स्टेटमेंट देते वक्त पर्सन इस चीज में भरोसा रखे कि वो स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। यहां पर ब्रीच, आप वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करने के इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे थे, और यहां बोल रहा है कि वो ड्यूटी का ब्रीच कर दे, लेकिन कभी इंटेंशनल ड्यूटी को ब्रीच करने का वो उसका मानस नहीं है, उसका कभी धोखा करने का आशय ही नहीं है, बट ड्यूटी का जो है उससे ब्रीच हो जाता है। एंड लास्ट बोलता है कॉजिंग मिस्टेक इनोसेंटली। ये खुद मिस्टेक इनोसेंटली नहीं कर रहा है, ही इज कॉजिंग द अदर पार्टी, ही इज कॉजिंग द अदर पार्टी टू कॉज अ मिस्टेक इनोसेंटली। भाई मिस रिप्रेजेंटेशन में रॉन्ग डूअर के खुद के हाथों से ऐसा एक्ट हो गया है कि जो सामने वाली पार्टी थी ना, उनके हाथ से कोई मिस्टेक हो गई है, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। इसका मैं आपको इलस्ट्रेशन क्या, मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगी। एक बार हम लोग सेक्शन नंबर 17 के साथ ही पढ़ेंगे इसको, सॉरी 18 के साथ पढ़ते जाएंगे, और इसके इलस्ट्रेशन वन बाय वन हम लेते हुए जाएंगे। ओके, क्या कहता है सेक्शन नंबर 18? मिस रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करता है, कहता है मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, पहला, पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of the person making it or of that which is not true although he believes it to be true. Example, अब आपको रोज पता है कि मैम की जो क्लास है सुबह 7:15 बजे लगती है, 7:15 बजे मैम की क्लास लगती है। डेली आपको पता है कि यही टाइम है और इसी टाइम पर मैम जो है क्लास ले लेती हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि आपको नहीं पता था कि छुट्टी है। यूजुअली सब बच्चे प्लानर देख लेते हैं, उनको एक दिन पहले ही पता चल जाता है कल छुट्टी है कि नहीं। मेरे केस में तो हफ्ते भर पहले ही पता चल जाएगा कि छुट्टी है कि नहीं है। आपने इस ऑनेस्ट बिलीफ में क्लास में जाके बोल दिया कि मैम की क्लास है, लेकिन उस दिन क्लास नहीं थी। आपको ऐसा भरोसा लगता है कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो सही है, आप इस चीज में भरोसा रखते हो, लेकिन शायद थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेते बेटा, प्लानर देख लेते, तो आपको पता चल जाता कि क्लास तो नहीं है कि नहीं है? यस और नो? सेकेंड, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to prejudice or to prejudice any of the one claiming under him। कहने का पूरा इस पर्टिकुलर क्लॉज का तात्पर्य, ये क्लॉज है ना, क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 है, प्लीज नोट डाउन, इट इज नॉट सबसेक्शन। जिनको मैंने डिफरेंस बताया उनको पता है कि ये क्लॉज क्यों है। व्हाट इज द ट्रिक? दैट पर्टिकुलर एरो, ओके, इट इज अ क्लॉज नॉट अ सबसेक्शन। बराबर, कंटिन्यूइंग लाइन है बेटा, ऊपर कंटिन्यूइंग लाइन दिख रही है। दे आर नॉट इंडिविजुअल, ये देखो, दे आर नॉट इंडिविजुअल। जब ओपनिंग भी हो रहा है ना उनका, कैसे देखो ओपनिंग कैसे हो रहा है स्टेटमेंट्स का, ठीक है। ऊपर एक मेन लाइन है उनकी, कहता है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी कमिट कर दी है बिना किसी इंटेंशन के डिसीव करने के। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके स्टोर पर आई जहां पर आप बेरेक्ट्स बेचते हो। मैंने आपको बोला कि बेटा 2025 का लेटेस्ट एडिशन देना। आपको लगा ठीक है, टेबल पर सारे 2025 के ही पड़े, आपने गलती से 2024 का मुझे वो पर्टिकुलर बेरेक्ट दे दिया। ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, बट आपका इंटेंशन कभी डिसीव करने का नहीं था।
आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप प्रॉपर देख के जांच पड़ताल करके उसको सुनिश्चित करके इनवॉइस में लिख के कि 2025 का बैरेक्ट है, फिर मुझे हाथ में पकड़ाते। बट आपने वो ड्यूटी एक्चुअली अच्छे से किया नहीं, दैट इज कॉशियस होके आपने परफॉर्म किया नहीं, ड्यूटी ब्रीच हो गई बिना इंटेंशन के कि पार्टी को हम कोई नुकसान पहुंचाए। थर्ड कहता है causing however innocently a party to an agreement, we are causing the other party to an agreement to make a mistake as to the substance of a thing which is the subject of an agreement। हम दूसरी पार्टी से इनोसेंटली गलती करवा रहे हैं, मतलब अगर हम सही तरीके से अपना एक्ट परफॉर्म करते तो शायद दूसरी पार्टी गलती नहीं करती। मैंने बेटा 4 पैकेट जो थे मिठाई के वो टेबल पर रख दिए, उसमें से आपके 2 गुलाब जामुन के थे, 2 बेटा बालूशाही के थे। आपको गुलाब जामुन का पैकेट देना था, आपने जब आके पूछा कि मैम कौन सा मिठाई का डब्बा, मैंने हाँ ये वाला लेकर चले जाओ, और इनोसेंटली मैंने बोला इसमें से ही 2 जो है वो आपके गुलाब जामुन के पैकेट है, बालूशाही वाला उठाकर लेकर चलेगा। आपके हाथों से इनोसेंटली मिस्टेक हो गई है। यस और नो? गॉट इट? चलिए, बेसिकली पार्टीज भी यहाँ पे इनोसेंट हो सकती है, ऐसा नहीं कि पार्टीज इनोसेंट नहीं हो सकती। दैट मीन्स द पर्सन कमिटिंग द मिस रिप्रेजेंटेशन भी इनोसेंटली बोल सकते हैं, काम में बिजी थे, बोलते बेटा हाँ वाले ये वाला लेकर चले जाओ, इनोसेंटली। और आपने भी वो वाला उठा लिया, फिर आपने भी घर पे आकर देखा अरे मैम ने तो मुझे ये वाला लेने को बोल दिया, मेरी भी तो गलती ना, मैं भी देख लेता। होता है कि नहीं होता है? तो जिस पर्सन से मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो इनोसेंटली, You were also in agreement to the party to the agreement, तो आपसे मैंने मिस्टेक करवा दी, पर मैंने भी इनोसेंटली करवाई है, इंटेंशनली नहीं करवाई है। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 19 एंड 19A पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि सेक्शन नंबर 19 एंड 19A में फर्क क्या है। हमने ये बोला कि फ्रॉड है, कोर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हमने यही पढ़ा है। ठीक है, ये कीवर्ड रखेंगे इसका, हमने यही पढ़ा अभी तक। हमने बोला कि ये 4 जो चीजें हैं, अगर ये चीज नहीं है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा? ध्यान रखना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस इस केस में होता है वॉइडेबल। क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस होता है। यस, ऐसा कहता कौन है? ऐसा कहता है हमारा सेक्शन 19 एंड 19A। 19 एंड 19A। सेक्शन नंबर 19 कहता है दैट अगर एग्रीमेंट में आपने कंसेंट ली है, कैसे? कोर्जन से, फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस वॉइडेबल होगा। लेकिन अगर आपने कंसेंट ले ली अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मतलब सेक्शन नंबर 16 से, तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। बस इसमें इन 3 के बारे में बोला, 3 का इफेक्ट। 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट बताया। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जरा इसको तोड़ते हैं। ठीक है, इट सेज वॉइड प्लस एबल। कभी कभी मैं आपसे पूछती हूं ना बेटा, दैट इज दिस पीपीटी अंडरस्टैंडेबल, आर यू केपेबल ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स, आर यू केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बैरेक्ट। वर्ड एबल का मतलब क्या? कैपेसिटी। आपको ऑप्शन दिया जरा हाँ या ना में आप जवाब दोगे ना, क्या ये पीपीटी अंडरस्टैंडेबल है? यस और नो। क्या आर यू एबल टू और आर यू केपेबल ऑफ राइडिंग अ बाइसाइकिल? यस और नो। वर्ड एबल में भी क्या हो गया, जो हमारी एग्रीव्ड पार्टी है उसको ऑप्शन मिलता है, उसको ऑप्शन मिलता है वॉइडेबल में कि या तो वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस एज इट इज रहता ही नहीं है। इसमें से आगे आपको 2 राह दिखेगी, दोनों में से एक राह तो चूज करनी पड़ेगी। आप इस स्टेज पर आकर कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकते ना। यहां से एग्रीव पार्टी या तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद, या उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देगी कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड के ग्राउंड्स पे। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले, इट अमाउंट्स टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वैध संविदा बन जाती है। और अगर वो रिजेक्ट कर दे तो वॉइड एग्रीमेंट तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पर आ चुका था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से पहले वो रुक चुका है। यहां पर ये बनता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनता है ये
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर हम ऐसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे तो। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो आओ जरा सेक्शन नंबर 19 एंड 19A को पढ़ें। एक एक्सेप्शन बहुत प्यारा और एक एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारा है इसका। ओके, चलिए आइए जरा। सेक्शन नंबर 19 कहता है voidability of the agreement without free consent when the consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation। क्या क्या है? coercion है, fraud है या misrepresentation है। then तीन ही चीजें बोलिए, coercion, fraud and misrepresentation। then the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। that means खुद बोला contract is voidable, it is a voidable contract at the option of the party whose consent was so caused। म्हणजे कि aggrieved party is entitled to either accept it or reject it। ठीक है। A party to a contract whose consent was so caused by fraud या misrepresentation। जब भी fraud या misrepresentation की वजह से किसी भी पार्टी की consent cause की जा रही है, दो ही बोला, fraud and misrepresentation, not coercion, क्योंकि coercion में तो कहीं ना कहीं वो IPC में भी liable हो जाएगा, वहां punishment भी मिल जाएगी। यहां बोला कि अगर fraud है या misrepresentation की वजह से आपने किसी पार्टी की consent ली है तो वो particular person insist कर सकता है, that is aggrieved person can insist कि contract को perform किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए एंड पुट हिम इनटू द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन हैड मेड बीन ट्रू। कि आप उसको उसी सिचुएशन में रिस्टोर कीजिए जिसमें कि वो होता अगर उसके साथ रिप्रेजेंटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन या वो फ्रॉड नहीं हुआ होता, या जो चीज आपने मिस रिप्रेजेंट की है वो सही थी, तो उसी सिचुएशन में रिस्टोर कीजिए। ये क्या बोलता है? इंसिस्ट करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस के लिए। और दूसरा क्या बोल सकता है उसके साथ ही साथ कि हमें रिस्टोर कीजिए उसी सिचुएशन में। एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन कहता है कि अगर जहां हमारी कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से ली गई है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में सिचुएशन ऐसी थी कि जिस पार्टी की कंसेंट हमने ली है उनके पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ बाय ऑर्डिनरी डिलिजेंस था, तो वो पर्टिकुलर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड होगा ही नहीं। जब मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये पर्टिकुलर सीलिंग जो है वो ठीक है क्या, आपने अगर उन फैक्ट्स को कंसील किया है फॉल्स सीलिंग लगाकर, लेकिन मेरे पास इतनी समझ थी, इतना समय था या इतना ड्यू डिलिजेंस ऑर्डिनरली मैं यूज करके देख सकती थी कि ये सीलिंग सही है या नहीं है, इट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अगर आपके पास इतने युक्तियुक्त आधार थे, इतना रीजनेबल मीन्स था कि आप खुद से डिस्कवर कर सको कि वहां पर सच्चाई क्या है, तो वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये कहना चाहता है। रीड आउट द एक्सेप्शन। इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंट विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, दैट मींस या तो चुप रहने से आपके साथ फ्रॉड किया गया है या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ एग्रीमेंट में एंटर किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। नहीं वॉइडेबल है मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, क्योंकि मैम आपके पास समय था ना, आपने ये बोला कि अगर आप नहीं बोलोगे, अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो मैं ये मान लूंगी कि ये पर्टिकुलर फोन जो है वो ठीक है। आपने कुछ बोला ही नहीं। अब मैं बोल दूं ये पर्टिकुलर फोन के बारे में, आप चुप रह गए, इसलिए यहां पर जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो चुका है या फ्रॉड हो चुका है? नहीं। क्यों मैम? आप खुद भी तो फोन चला के देख सकते थे ना। You had the means to discover it whether it is working properly or not। मैं चुप रहा तो क्या हुआ? Yes or no? Next, explanation कहता है कि कई बार बेटा ठीक है मैम, फ्रॉड कर दिया हमने, बोल दिया सीलिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, हमने कंसील वगैरह कर दिया, लेकिन आपने वो हाउस हमारे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से खरीदा ही नहीं। कोई और रीजन था जिसकी वजह से आपने वो घर खरीदा है, तो अब आप फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पे उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैंने प्लॉट खरीदा क्योंकि बेटा बहुत सस्ते में मिल रहा था, मेरे को अर्जेंसी थी, या फिर मैंने कॉर्नर प्लॉट देखा, उसका
पट्टा वगैरह सब कुछ देखा मैंने, ये देखा कि लेन्स वहां पर सारी बिछी हुई है, चाहे लाइट की हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, लोकेलिटी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देख के वो पर्टिकुलर खरीदा। आपके फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से मैं इफेक्ट ही नहीं हुई हूं, तो फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का ग्राउंड भी नहीं लेंगे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने का। इट स्टेट्स अ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन which did not cause the consent of the contract of the party on whom the fraud was practiced or on whom the misrepresentation was made does not render a contract voidable। जो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से आपकी कंसेंट कॉज की ही नहीं गई थी, आपने कंसेंट कुछ और रीजंस की वजह से दी, आपकी कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड से इफेक्ट ही नहीं हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। क्या रहेगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बराबर है ये चीज? आगे चल सकते हैं। इलस्ट्रेशंस मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूं, सारे इलस्ट्रेशंस बहुत प्यारे इलस्ट्रेशंस हैं। 19A क्या बोलता है? पावर टू सेट असाइड अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज होने वाला कॉन्ट्रैक्ट का पहले इफेक्ट बताएगा और दूसरा ये बोल रहा है कि वो चाहे तो उसको सेट असाइड कर सकते हैं। सेट असाइड कर सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस से किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स को, प्लस वहां पर यह भी बोला जा सकता है कि कोई भी बेनिफिट्स रिसीव हुए तो वो बेनिफिट्स हमको वापस दे दिया जाए। इट सेज व्हेन अ कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। क्या बोला यहां पर? अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से अगर एग्रीमेंट में आप आए हैं तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। दैट मींस पार्टी कैन आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। एक्सेप्ट किया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट किया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, any such contract means which was caused by undue influence, any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and condition as to the court may deem or seem fit। तो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड भी किया जा सकता है, एंड if the party who was entitled to avoid it has received any benefits, तो ये भी बोला जा सकता है कि बेनिफिट्स आप वापस दे दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है। ओके, गॉट इट? चलिए आगे चलेंगे जहां मिस्टेक के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमने मिस्टेक के बारे में यहां पढ़ा था, इफ यू सी मिस्टेक के बारे में आपको यहां चीजें दे रखी है, बट हम इसको एक नई स्लाइड में पढ़ेंगे अच्छे से। आ जाइए जरा यहां पर। ओके, मिस्टेक दो तरीके की होती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। जो बीएनएस में हम मिस्टेक पढ़कर आए हैं, जो बीएनएस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ पढ़ के आए हैं, वो कॉन्सेप्ट यहां पर थोड़ा अप्लाई नहीं करना है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है? इस चीज का आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी बता रहा था, यहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस देखना है। बट दोनों में एक चीज बहुत क्लियर है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। अब मिस्टेक कभी कभी दोनों पार्टीज के थ्रू भी हो सकती है, मिस्टेक कभी एक पार्टी के थ्रू भी हो सकती है। मिस्टेक एज टू द पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिससे आपको मिस्टेक हो सकती है। गलती हो रही है यहां पर, प्लीज नोट डाउन। कहता है अगर मिस्टेक दोनों पार्टीज के थ्रू ये, जिसको हम बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट, एंड दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 20। This is given under 22 and this mistake of law is given under 21। कैसे याद रखना है 20, 21? 20 में अभी आपको ट्रिक बता दूंगी, ठीक है? कहता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर दोनों पार्टीज के थ्रू हो रहा है, बायलैटरल मिस्टेक हो रहा है, एग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि दोनों पार्टीज को ही नहीं पता है। पार्टी ए बोले कि बेटा शिप 8 से हमारा माल आने वाला है, पार्टी बी बोला, पार्टी बी ने उसको 1 समझा, ना तो 8 से आ रहा था ना 1 से आ रहा था, वो किसी और ही शिप से आ रहा था। दोनों पार्टीज को मिस्टेक है, एग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन अगर सिंगल पार्टी की मिस्टेक है, दैट इज यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। प्लीज नोट डाउन, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। यूजुअली हम कहते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक ही ग्राउंड है एंड दैट इज फ्री कंसेंट ना होना। अगर फ्री कंसेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल है, बट फ्री कंसेंट तब नहीं होगी ना जब पांचों में से कोई एक चीज है। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये मिस्टेक के अलावा बेटा, ये मिस्टेक के अलावा ये जो 4 चीजें आपने पढ़ी है, सिर्फ इन 4 चीजों के ही ग्राउंड्स पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के ग्राउंड्स पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेन देन नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ में या तो एग्रीमेंट वॉइड होगा या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट।
मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। अब आएंगे हम मिस्टेक ऑफ लॉ पर। मिस्टेक ऑफ लॉ कहता है, मैम मान लीजिए आपने कोई एग्रीमेंट किया है ना, उसमें कोई लॉ की मिस्टेक कर दी और आप फिर डिफेंस लेते हो, ओ सो सॉरी, हमें तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था। बेटा, एवरी स्टेट प्रिज्यूम्स दैट एवरी सिटीजन ऑट टू नो द लॉ ऑफ हिज लैंड। यू कैन नॉट इग्नोर द लॉ ऑफ योर लैंड। और आप डिफेंस भी नहीं ले सकते। सोचो, लॉ ऑफ लैंड का अगर आप डिफेंस लेना शुरू कर दोगे तो बेटा सबको ही बख्श दिया जाएगा। फिर लॉ के ब्रीच के लिए पनिश किसको करेंगे? लॉ बनता ही क्यों है? मैंडेटरी। कल को आप बाहर निकलो बेटा कोविड के दौरान और बोलो सो सॉरी सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मास्क लगाना है, मुझे तो पता ही नहीं था कि लॉकडाउन है। नहीं, यू ऑट टू नो इट। कल को आप बोल दो कि सो सॉरी सर, मैं तो 21 साल का हूं, मैं तो बीटेक कर रहा हूं, मैं तो इंजीनियरिंग फील्ड का हूं, मुझे क्या पता कि यहाँ पे ऐसा लॉ बना हुआ है कि ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट रेड होते ही हमको रुकना है। नॉट अलाउड, है ना? गॉट इट? तो मिस्टेक ऑफ लॉ अगर इंडियन लॉ की है, चाहे वो बायलैटरल है या यूनिलैटरल है, चाहे दोनों पार्टीज को मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है या फिर सिंगल पार्टी को मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेगा। बिकॉज इंडियन लॉ की मिस्टेक इंडिया में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इट इज नॉट एन एक्सक्यूजेबल एक्ट। ओके, फिर आता है मिस्टेक ऑफ लॉ, वो भी फॉरेन लॉ की मिस्टेक है। कोई इंडिया का पर्सन है, उसको फॉरेन का लॉ नहीं पता, फॉरेन वाले को इंडिया का लॉ पता है। अगर ये चीज है, फॉरेन लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसका इफेक्ट कैसा होगा? उसका इफेक्ट सेम ये वाला होगा, इन दोनों में से। दैट मींस अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ यूनिलैटरल है, चलो बायलैटरल पहले लिख देते, बायलैटरल है या यूनिलैटरल है, अगर दोनों ही पार्टीज को मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है, देन इन दैट केस, सो सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एग्रीमेंट का स्टेटस क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। सेम मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला इफेक्ट हो जाएगा। अगर यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बराबर। अब मिस्टेक ऑफ लॉ सेक्शन नंबर 21 में है। मैम ये कैसे याद रखूं? ये तो चलो 20 फिर 22 21, अब मैं कैसे याद रखूं? कई बार मुश्किल हो जाता है। देखो आप सबको पता होगा ये रिवाज होता है ना, हमारे यहाँ इसको एक ही करना बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज है ना, तो अगर 1 में होती है ना, थोड़ा ऑड नंबर्स में, तो थोड़ा उसको अच्छा मानते हैं ना। जैसे हम शगुन 11 का शगुन देते हैं ना, 21 का शगुन देते हैं, 51 का देते हैं, 101 का देते हैं, 111 का देते हैं, 121 का देते हैं। तो एक ही है यहाँ पर, एक ही मतलब सिंगल शगुन है, और शगुन को हमेशा अच्छा माना जाता है, सुपीरियर। तो वैसे कि वैसे लॉ सुपीरियर है, लॉ के ऊपर किसी की नहीं चलती, मतलब लॉ के ऊपर कोई नहीं है, लॉ सुप्रीम है। लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। ये हमारे कॉलेज का आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट हुआ करता था, लाइन हुआ करता था। ओके, एक लोगो हुआ करता था। ओके, तो लॉ इज किंग ऑफ किंग, और किंग को हमेशा 21 का शगन। ठीक है, तो 21 में लॉ, 21 लकी, सो L फॉर लकी, L फॉर लॉ। गॉट इट? आइए जरा सेक्शंस पढ़ लिया जाए। सबसे पहले सेक्शन 20 पढ़ेंगे, एग्रीमेंट वॉइड। देखो खुद बोला, मैंने कुछ नहीं बोला कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, खुद बोला सेक्शन नंबर 20 कि जहां बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, दोनों पार्टीज मिस्टेक में है, वहां पर हमारे एग्रीमेंट का स्टेटस क्या होगा? वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। कहता है वॉइड एग्रीमेंट वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। कोई फैक्ट को लेकर दोनों ही पार्टीज गलती में है, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement is void। वो मैटर ऐसा होना चाहिए, वो फैक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंशियल है। एक्सप्लेनेशन, an erroneous opinion as to the value of thing which forms the subject matter is not deemed to be a mistake as to matter of fact। प्लीज नोट डाउन, 5 स्टार लगाएंगे। अगर आपको कोई erroneous belief है, erroneous मतलब जो आपका ओपिनियन है, वो ओपिनियन गलत है, और वो ओपिनियन गलत किसके बारे में है? वो ओपिनियन आपका गलत है एज टू दी वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। कोई सब्जेक्ट मैटर, बेटा मुझे नहीं पता था कि दूध का भाव क्या चल रहा है, पनीर का भाव क्या चल रहा है, सब्जी का भाव क्या चल रहा है, और उसका मैंने भाव जो है वो ऊपर नीचे गलत समझ लिया है, तो वो एरोनियस ओपिनियन कभी भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में नहीं आएगा। ये एक नॉर्मल मिस्टेक है जो आपका सेक्शन नंबर 20 कवर नहीं करता है। आइए जरा पहले 21 पढ़ ले, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक। और अच्छा 21 बाद में 22 पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले 22 पढ़ेंगे। इट सेज कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल मींस द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड
merely because it was caused by one of the parties being under a mistake as to matter of fact. सिंगल पार्टी अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है. अंडरस्टूड? चलिए अब आएंगे हम सेक्शन नंबर 21 पे. कहता है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ. और लॉ भी कौन कौन सा दे रखा है? एक दे रखा है इंडियन लॉ और दूसरा कौन सा दे रखा है बेटा? दूसरा दे रखा है फॉरेन लॉ. कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल. नॉट वॉइडेबल मींस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया. और ये मिस्टेक कैसी हो सकती है? ये यूनिलैटरल भी हो सकती है, ये बायलैटरल भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. आपने अगर मिस्टेक कर दी, मैं जीएसटी का पॉइंट एड ऑन ही नहीं करूं, मैं टैक्स को इवेड करवा दूं, दिस इज नॉट अलाउड. तो मैम फिर वो तो वॉइड होना चाहिए. एग्जीक्यूट करो, रेक्टिफिकेशन करवा के एग्जीक्यूट किया जाएगा. मिस्टेक ऑफ लॉ का मैं डिफेंस लेके दूसरे पार्टी के बेटा बैंड थोड़ी ना बजेगी. कॉन्ट्रैक्ट लॉ का फिर एम्फेसिस ही खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा. अगर लॉ के ग्राउंड्स का मैं डिफेंस लेके हर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा दूं तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, उसमें रेक्टिफिकेशन करो, चेंजेस करो. लॉ जो है ना वो एक्चुअल लॉ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा. लॉ की कंप्लायंस करके हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है. ठीक है, दैट इज फर्स्ट. फिर कहता है बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट फोर्स इन इंडिया. वो लॉ जो कि इंडिया में इन्फोर्स नहीं है, अगर उसकी मिस्टेक है, मतलब जो लॉ इंडिया में इन्फोर्स नहीं, मतलब फॉरेन लॉ की अगर मिस्टेक है, हैज द सेम इफेक्ट एज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मतलब अगर वो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो इट बिकम्स अ वॉइड एग्रीमेंट, और अगर वो यूनिलैटरल मिस्टेक है इट रिमेन्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. गॉट इट? ये स्टेटस है यहां पर. आइए जरा एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं. इलस्ट्रेशन क्या कहता है यहां पर? इलस्ट्रेशन कहता है A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. Contract is not voidable. Contract voidable क्यों नहीं है? दोनों पार्टीज माना कि मिस्टेक ऑफ लॉ में है, बट इंडियन लॉ है, ये इग्नोर नहीं हो सकता है. ओके, चलिए जी, आज का सेशन जो है हम यहाँ पे समाप्त करेंगे. एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा. और फ्री कंसेंट में वैसे हमारे पास बहुत सारे केसेस भी रहते हैं. केसेस प्लीज रिक्वेस्ट है कि जरूर आप जब भी समय मिलता है उन केसेस को समय निकाल के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि केसेस जितने ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. एग्जाम में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर केस लॉ लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट लिखेंगे उसका. दैट मीन्स you are only and only supposed to write the decision, not the facts. Do not state the facts when you write the case law. Not facts. ना तो फैक्ट्स लिखने का इतना समय मिलेगा, ना ही फैक्ट्स आपको याद रहने वाले हैं. आप फैक्ट्स पढ़ें जरूर, अपनी क्लैरिटी के लिए आप फैक्ट्स को पढ़ें जरूर, ताकि स्टोरी याद रहेगी. बाकी 2 से 3 लाइन में अपना जजमेंट, अपना जो केस लॉ है वो समाप्त कर सकते हैं आप एग्जाम में, जितना भी डिसीजन है उतना पढ़ के. ठीक है, एंड उसके साथ ही साथ ये फ्री वाईटी सीरीज तो यूट्यूब पर चली रही है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे फाउंडेशन बैचेस काफी समय से चल रहे हैं. नीति 1, नीति 2, नीति 3, जस्टिस 1, जस्टिस 2, जस्टिस 3, बहुत सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं. मेंस का इन्फिनिटी फीचर काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं, जहां पे आपको मेंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं डेली बेसिस पे दिए जाते हैं, जिसको चेक करके आपकी टीम इवैल्यूएट करके आपको वापस उसका फीडबैक देती है. और उसी प्रकार से 10th of February को जस्टिस 3.0 फाउंडेशन बैच, जुडिशरी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका था, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लासेस चल रही है. मैंने आधा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी वाइंड अप कर दिया, लेकिन फिजिक्स वाला, आपका अपना फिजिक्स वाला, आपका अपना लॉ वाला, जुडिशरी वाला विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में बेटा ऑफर्स लेकर आया है. और यहां पर जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच पे 64% तक का हैवी डिस्काउंट चल रहा है. तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं. और इस बैच की और जानकारी के लिए आप बैच में जाकर इसको पूरा, दैट इज ऐप में जाकर पूरा आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. सब्जेक्ट्स क्या है, फैकल्टीज क्या है, स्टेट्स क्या है, हिंदी, ग्रामर, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, जीएस, जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, क्या सारी चीजें, उसकी सारी फीचर्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके दे सकते हैं. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट नहीं समझ आ रहा है तो वहां पर जाकर आप टीम से सपोर्ट
पर कनेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, या मैं बोलूं तो कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन आता है, जिसमें आप कॉल रेज कर देंगे तो टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर लेंगे। और अन्य कोई सब्जेक्ट रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट और इन केस ऑफ एनी सजेशन दैट यू रिक्वायर फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन। एंड साथ ही साथ ऑल दो स्टूडेंट्स who are looking for the PDFs of these sessions जो कि हम कंडक्ट कर रहे हैं, इन PDFs को आप कलेक्ट कर सकते हैं PW के ऐप से। PW ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और ये पर्टिकुलर बैनर आपको फ्री बैच की कैटेगरी में दिखेगा और वहां पर जाकर आप इसको एनरोल कर लेंगे। कोई भी फीस नहीं कटेगी, बाय करने की जरूरत ही नहीं है। अब इससे होगा कि क्या वहां पर आप PDFs डाउनलोड कर पाएंगे, यूट्यूब पे सेशन देख सकते हैं। सेम क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन ऐप ऑल्सो, but provided keep one thing very clear into your mind बच्चे, that this particular free batch access on app is available only and only till 31st December 2025. That means this is the time duration by which you can download all the PDFs that are available on the app. टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं आएगा, बिकॉज रोज बहुत सारी क्लासेस होती है, एक के बाद एक बेटा बच्चे को बहुत डिस्टर्बेंस होता है वहाँ नोटिफिकेशन के लिए। इसलिए ऐप है, ऐप में जाके आप आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करो, वहाँ पे और भी फीचर्स आप उनको एक्सप्लोर करो, ऐप फ्रेंडली हो जाओगे आप, क्योंकि बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन पेपर्स डीपीपी से जो ऑलमोस्ट जो है फ्री वगैरह मिल रहा है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन तक आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज इस ड्यूरेशन के बाद जब भी आप क्लासेस देंगे तो आप क्लास में वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर फर्दर क्वायरी और एनी अदर कोई भी बैच लॉन्च है या कोई भी मैं कहूं तो नोटिफिकेशन है, उसके लिए आप PW लॉ वाला जुडिशरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बस रिक्वेस्ट इतना सा है कि जो भी आप स्टेट जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं वो एग्जाम आने से पहले एटलीस्ट अपनी क्लासेस को वाइंड अप कर ले। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, बैकलॉग ना क्लासेस का रखे ना ही अपने नोट्स का बैकलॉग रखे। नोट्स बनाते हुए ज्यादा समय लग रहा है, डू नॉट रिग्रेट, बिकॉज वंस यू प्रिपेयर योर एग्जॉस्टिव नोट्स you will have another level of confidence, because now you know what to study, how to study and from which source you have to study। अपना खुद का एक बल्कि अच्छा सोर्स बना लो कि प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब में काम चल जाए। नोट्स ऐसा हो जिसमें शॉर्ट नोट्स हो, चार्ट्स हो, एक्सप्लेनेशन हो, इलस्ट्रेशंस एज इट इज उसमें हो। आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट से, पीडीएफ से प्रिंट निकाल के कर सकते हैं। डिफरेंसेस हो, मेंस के क्वेश्चंस हो, इंटरव्यू के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हो, कुछ कनेक्टिविटी हो, इन सब के साथ अपने एग्जॉस्टिव नोट्स बनाते रहें। So that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.